हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ ऑरेंज। फ्रेंड्स, आप सभी लोग ये क्यूरियस होते होंगे समटाइम कि हमारा रुपया क्यों हमेशा डाउन डिप्रिशिएट करता है, डाउनवर्ड जाता है, और डॉलर या फॉरेन करेंसीज क्यों महंगी होती है, और हमारा रुपया जो है वो क्यों कंसिस्टेंटली फॉल करता है। हम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात नहीं करेंगे। 2014 में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए इसलिए करेंसी फॉल कर रही है ना। अब मैं आऊंगा, इसकी टेक्निकलिटी क्या है, उस पर कंसंट्रेट करते हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जितनी स्ट्रेंथन होगी, उसका फैक्टर उसकी करेंसी पर होगा। ग्लोबल ट्रेड में आपकी करेंसी का क्या स्टेटस होगा, ग्लोबल ट्रेड में आपकी इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी करेंसी की डिमांड कितनी है। समझ रहे हैं आप? अगर का करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। आप समझ रहे हैं? ये एक डेफिनेशन बड़ी अच्छी लाइन है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसे तैयार नहीं था इसको बोलने के लिए, लेकिन ऐसे ही आ गया है ना दिल पे। और दूसरी चीज है जिस पे मैं कंसंट्रेट करना चाहता था, वो है डॉलर और इंडियन करेंसी। डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन करेंसी क्यों हमेशा डाउन करती है या फिर लिटिल बिट ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट क्यों होती है? एक इंटरनेशनल मार्केट सिस्टम बना हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे रुपया करेंसी कमोडिटी की तरह सेल किया जाता है, खरीदा जाता है, और रुपया सेल की तरह बेचा जाता है। आपको जान के अजीब अजीब लगता होगा। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, क्रक्स ऑफ द मैटर इज, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, एफडीआई, एफआई, एफ डबल आई, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स के तहत भी, एपीएन के तहत, जो भी मैकेनिज्म, वेरियस मैकेनिज्म है, जो भी इन्वेस्टर चाहता हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिया में इन्वेस्ट करना, वो इन्वेस्ट कैसे करेगा? अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मैकेनिज्म के थ्रू आप उस करेंसी को बाई करते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करने जाते हैं, आप उसकी करेंसी को खरीदते हैं। दैट मीन्स, है ना, डॉलर इंडियन की करेंसी नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर इसमें आएगा तो यहाँ की करेंसी को खरीदता है, और जितनी ज्यादा करेंसी खरीदी जाएगी, मीन्स इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा बिलियन डॉलर में, दैट मीन्स दे आर बाइंग आवर करेंसी, है ना। जैसे जैसे करेंसी बाई करेगा तो डिमांड बढ़ेगी करेंसी की हमारी, है ना। डिमांड अगर करेंसी की बढ़ेगी तो वैल्यू उसकी करेंसी की माने अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ रहे हैं? और कुछ जो एफ डबल आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफडीआईज हैं, एफपीआईज हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, जब इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज में या डेरिवेटिव्स में या फिर किसी भी मैकेनिज्म में, तो जब ये इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअल में, तो मैंने बताया कि ये करेंसी को खरीदना। अब ये इन्वेस्टर को इन्वेस्ट क्यों करेगा? कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका काम ही होता है कि अ, किसी अ, उनके पास करेंसी है, रिजर्व है, वो इंटरेस्ट रेट अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एफडी करता हूँ, है ना, फिक्स डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट रेट कम, हमारे पास पैसा है, इन्वेस्ट कर। ऐसे इन्वेस्टर्स दुनिया में पड़े हुए हैं, जो उनका काम ये नहीं है कि वो किसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी में इक्विटी खरीदना या शेयर खरीदना, ऐसा कुछ करना। वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए। जिस भी मार्केट में उनको एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट अच्छा, तो वहां पे अपना पैसा वो पंप कर देते हैं।
है ना। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दुनिया में बैठे हुए हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर डिफरेंट इन्वेस्टर्स और भी हैं। तो फिनटेक हैं बहुत सारे, अभी ओपन अप हो रहे हैं। तो ये सारे लोग पैसे का खेल खेलते हैं। जो हम सभी लोग पैसा 10-20 हजार 50 हजार लाखों रुपए बैंकों में जमा कर, ये बैंकें भी इन्वेस्ट करती हैं। हमारी जो पंजाब नेशनल बैंक है, HDFC बैंक है या डिफरेंट बैंक्स हैं, ये सारी बैंकें भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके वहां का शेयर खरीद लेती हैं। फिर शेयर खरीदना मीन्स ये है कि कभी कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट बिल्स 91 डेज या फिर शॉर्ट लिविंग के लिए 182 लेस देन 364, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं 10-10 20-20 साल 50-50 साल का, क्योंकि बैंकों की लाइफ तो बहुत लंबी होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ की बॉन्ड्स खरीदना, है ना, ये सारे काम ये लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका काम यही होता है कि ये प्रॉफिट अर्न करते हैं उस इंटरेस्ट रेट से। तो जहां भी इनको एक बेहतरीन इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, उस मार्केट में ये पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। अब मैं आता हूँ डॉलर और रूपी के पैरिटी पर। तो डॉलर अगर वहां पर जो फेडरल रिजर्व उसका है US का, अगर उसने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, जैसे अभी उसने किया 7.5, 7.3, 5.4, 8.3, जनरली उसका 2% होता है ना इंटरेस्ट रेट वहां पर। लेकिन अगर 4.5 कर दिया, 7 कर दिया, 6 कर दिया, तो यहाँ इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला होता है, वो वहीं रुक जाता है। क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो फिर वो बहुत सारे मैकेनिज्म, रूल रेगुलेशन, लॉज, वही इंटरेस्ट थोड़ा सा कमाने के चक्कर में वो भी रूपी का फॉल करेगी, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, नहीं, उससे उसका रिस्क भी एसोसिएटेड है। और अपने ही करेंसी में अगर वो US का इन्वेस्टर्स है, वहीं पे उसको 7% इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है, तो अब उस दूसरी करेंसी जुरिस्डिक्शन में जाने की कोशिश क्यों करेगा वो, है ना। तो अगर रिस्क थोड़ा कम ही मिल जाए, लेकिन रिस्क एसोसिएटेड जो है वो बिल्कुल ना हो, है ना, तो क्या बुरा है। तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और फिर पैसा दूसरी करेंसीज में आना, दूसरी कंट्रीज में जाना बंद हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स नहीं जाते, है ना। ये है क्रक्स ऑफ द मैटर, जैसा कभी US ने किया। अब वहां पर उसने रेट्स इंक्रीज कर दिया, तो ये चिंता बढ़ गई कि भारत का रुपया ना फॉल कर जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर आएगा नहीं, कोई पैसा खरीदेगा नहीं, डिमांड बढ़ेगी नहीं, तो करेंसी डाउन कर जाएगी। तो फिर RBI ने इस पे वो मिस्टर दास जी, शक्तिकांत दास जी, उन्होंने भी मैकेनिज्म खेला इधर से। क्या मैकेनिज्म खेला, इधर जो उनका डॉलर रिजर्व था, है ना, $4 बिलियन, $5 बिलियन, जो जैसे करेंसी को फिक्स करना था रुपी को, इन्होंने सेल कर दिया मार्केट में, डॉलर को सेल कर दिया। डॉलर को सेल कर दिया मीन्स इंडियन रुपी को खरीदा, अपनी करेंसी को खरीदा, या फिर डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी। नहीं, डॉलर को शेल अगर कर दिया, सपोज करो दूसरी करेंसीज में कर दिया, या यूरो में कर दिया, या किसी और में कर दिया, ये सब आप समझने की कोशिश करें मैकेनिज्म क्या है। अगर अवेलेबिलिटी बढ़ गई डॉलर की मार्केट में, तो डॉलर फिर फॉल कर जाएगा, है ना, क्योंकि सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है ये पूरा मैकेनिज्म। तो RBI ये भी करती है कि वो अपनी करेंसी जो डॉलर रिजर्व है उसको सेल कर देती है मार्केट में, और फिर जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ती डॉलर की मार्केट में, तो फिर वो फॉल कर जाता है, और फिर इंडियन करेंसी स्टेबल हो जाती है। इसीलिए अभी तक वर्ल्ड IMF ने भारत को कहा कि यार आपका वो है ये करेंसी एकदम एक बैंड गैप में 8.83 पॉइंट समथिंग, 83.4, 83.5 इसी रुका हुआ है, क्यों। आप लोग उसको फ्लोटिंग करेंसी, दो मैकेनिज्म होते हैं, एक फिक्स मैकेनिज्म होता है करेंसी, एक फ्लोटिंग मैकेनिज्म होता है ना, करेंसी एक्सचेंज रेट में। तो वो कह रहा है कि आप फिक्स कर देते हैं अपनी करेंसी को, एक्सचेंज रेट को, है ना। तो उसने कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने मैकेनिज्म जो है ना वो अप्लाई किया, है ना। तो क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी है कि कितना मैं सेल करूं, कितना करूं, पूरी नब्ज पे पूरा, है ना, तो भी जाकर के इसका फायदा भी मिल सकता है। समझ रहे हैं। तो ये देखिए, हर करेंसी फॉल की, जापान की करेंसी 10 से 15% डाउनवर्ड हो गई, है ना, इन US के कंपैरिजन में, लेकिन भारतीय करेंसी बिल्कुल डटी रही, है ना, बिल्कुल फॉल नहीं किया। अदरवाइज ये पहुंच गया होता अब तक 90-92 तक, लोग प्रेडिक्ट करते थे, है ना। अब इतना फॉल करता तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा रशिया को।
पता है क्यों? रसिया जो है भारत ने तेल खरीद रखा है और पेमेंट इंडियन करेंसी में की है? तो बिलियंस डॉलर उसका जो है इंडियन करेंसी के फॉर्मेट में यहीं पड़ा हुआ है। अगर इंडियन करेंसी फॉल करती तो सबसे ज्यादा नुकसान रशिया को हो जाता। तो तभी भारत ने शायद इस स्टेप को उसने अंडरस्टैंड किया कि ये चीज करना ठीक होगा, अदरवाइज इंडियन करेंसी से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का, है ना? इतनी अगर फ्लोट करती रहेगी, वेरिएशंस होगा। अभी रशिया ने इन्वेस्ट जब किया था $82 का था, अब 92 को हो जाएगा तो उसको बेचारे कितना लॉस हो जाएगा, बिलियन डॉलर के खड़े खड़े लॉस हो जाएगा, है ना? तो इतना ना ही इंडियन इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है, ना रशियन इकोनॉमी कर पाएगी, है ना? तो इससे फॉरेन रिलेशन भी खराब होने के चांसेस हैं, है ना? तो इसलिए भारत ने इसको अंडरस्टैंड किया और फिर उसमें और तीसरे कंपोनेंट है करेंसी के फॉलो, मैंने बताया इकोनॉमी का। आप जितना अपना ट्रेड, जैसे भारत का अभी ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन 2.5, लेस देन 3%, 2% या 2.5, 2.3 इतना ही है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, है ना? ट्रेड में। तो आप समझे कि बहुत लेस है। तो इतनी कंट्रीब्यूशन के लिए करेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नहीं, ग्लोबल करेंसी में कंट्रीब्यूशन इतने में ट्रेड कितना लोग करेंगे, है ना? अभी भारत अपनी करेंसी को चलाने की कोशिश कर रहा है रीजनल कंट्रीज में, यूएई के साथ, सिंगापुर के साथ 35 बिलियन का है ट्रेड, अभी आज ही डेटा आया। और यूएई के साथ 50, 60, 70 पहुंच गया है, 100 पहुंचाने की कोशिश भी है 2030 तक, है ना? पहुंच जाएगा। बायलेटरल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। और ये छोटी छोटी कंट्रियां हैं, ये जो अब हमारे पास में है, इन्हीं लोगों के साथ है ऐसा भी रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा नहीं है कि इंडियन रूपी अभी, लेकिन स्टेप्स ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन भारत का कंट्रीब्यूशन जब ग्लोबल जीडीपी में जिस तरह चाइना का है ना? चाइना का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ट्रेड में काफी ज्यादा है, और फिर उसकी करेंसी देखी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है। इंडियन करेंसी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो युआन, सॉरी युआन है या रेनमिनबी, है ना? है उसकी करेंसी, तो युआन ये है चाइना की करेंसी। तो ये भी देखिए कितना स्ट्रॉन्गर है ना? और बाकी और भी फैक्टर्स इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्लोबल डायनेमिक्स की इन्वेस्टमेंट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और यूएस डॉलर का भी करेंसी जो उसकी है उसमें एक चीज है। दूसरी चीज, फोर्थ कॉम्पोनेंट ये है, उससे थोड़ा फैक्टर पड़ता होगा, क्योंकि भारत जो है रिजर्व रखता है ज्यादातर, तो यूएस में रिजर्व होते हैं, बाकी पाउंड्स में भी हैं, स्टर्लिन में, पाउंड स्टर्लिन मीन्स उसकी यूके की करेंसी है, और ये यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। तो युआन में भी क्या नाम है इसको, जापान की करेंसी को भी भारत 4 करेंसीज भारत रिजर्व में रखता है, लेकिन ज्यादातर कंट्रीब्यूशन यूएस डॉलर का ही है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर इन करेंसीज में फ्लक्चुएशन आए, जैसे एक बार मैंने पेपर में पढ़ा 2-1.5 साल पहले कि भारत को लॉस हो गया $2 बिलियन का। क्यों? क्योंकि ये जो यूके की करेंसी थी ये फॉल कर गई, रिजर्व जो रखे रखे ना उस पैसों की वैल्यू गिर गई। समझ रहे हैं? $2 बिलियन का नुकसान हो गया, क्योंकि वो जो रिजर्व रखा हुआ था बाकी करेंसीज का, यूएस डॉलर के कंपेरिजन में वो करेंसी फॉल कर गई, और रखे रखे $2 बिलियन नुकसान हो गया, है ना? तो ये भी करेंसीज पर असर डालता है। रिजर्व डाउनवर्ड जाता है तो भारतीय इंडियन रूपी पर भी उसका एक रिपल फैक्टर होता है। तो ये है क्रक्स ऑफ द मैटर। अभी तक मेरी जानकारी में इतना है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी याद आता है जो किताबों में लिखा गया है कि 200 करोड़, ये हमारी किताब है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह जो आईएएस के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि लाइक हम। तो उसमें ये लिखा गया है कि भारत का जो रिजर्व है वो 200 मिनिमम रिजर्व होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए।
पूरा टर्म पढ़ देता हूं मैं। द आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रिजर्व इक्विवेलेंट टू 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए इन गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी विद itself, of which 115 करोड़ 115 करोड़ रूपी should be in gold, गोल्ड रिजर्व होना चाहिए 115 करोड़। अगेंस्ट दिस रिजर्व 200 करोड़ का जो मिनिमम रिजर्व है, इसी पर अगेंस्ट दिस रिजर्व द आरबीआई इज एम्पावर्ड टू इश्यू करेंसी। बात समझे, एम्पावर्ड टू इश्यू करेंसी। इसी 200 करोड़ जो रिजर्व है, इसी के इक्विवेलेंट वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी इश्यू कर सकता है। आरबीआई जो हम लोग करेंसी इस्तेमाल करते हैं, और अगर अभी उस पे आते हैं, are empowered to issue currencies to any extent, हाँ, लेकिन any extent मीन्स ये अगर उससे प्रोपोर्शनल आपने नहीं किया 200 करोड़, इसका मतलब है कि अगर आपने ज्यादा पैसे करेंसी छाप के नहीं अपने डोमेस्टिक मार्केट में डाल रखा है, तो करेंसी की वैल्यू आपको लोअर करनी पड़ेगी। अगर आरबीआई कल से ही करेंसी छाप लोगों को फेंकना शुरू कर दे, लो भाई तुम ही लो, नहीं गवर्नमेंट की ये प्रोग्राम चला दे, वो प्रोग्राम चला दे, नहीं तो ऐसा करना शुरू कर दे, तो करेंसी की वैल्यू बिल्कुल खट से डाउन होती चली जाएगी, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में ही उसको होना है। अगर आपने नंबर ऑफ करेंसी ज्यादा छाप दी है ना, तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट ऑलरेडी आपको करना पड़ेगा, है ना, बात समझ रहे हैं। ये मैकेनिज्म कहलाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अदरवाइज जब मैं बच्चा था तो 6th-7th में जब पढ़ता था, तो शाम को निकलता था, तो उस जमाने में टीवी वगैरह नहीं हुआ करती थी, व्हाइट वाली टीवी होती थी, और हम लोग मैच देखने के लिए वो ट्रैक्टर का जो बैटरी होती थी 12 वोल्ट की, वो निकाल करके लगाते थे मैच देखने के लिए, क्योंकि मैच हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना था। तो हुआ यूं कि जब मैं बाहर निकला तो मुझे तमाम सारी, अब ये लगता था यार कि इतनी गरीबी क्यों है, इसको कैसे डील किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि मैं अगर गवर्नमेंट में होता प्राइम मिनिस्टर टाइप का, तो आखिर उसको क्या दिक्कत है, वो करेंसी छाप के क्यों नहीं प्लेन से ससुरा के उड़ा के गिरा दे, हर आदमी लेकर हर आदमी अमीर बन जाए। तो हमने सोचा यार कुछ तो गड़बड़ होता होगा, सरकार को कुछ तो जिम्मेदारी होता, अगर इतना छाप देगा तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, नहीं तो सरकार क्यों नहीं कर देती, उसको क्या दिक्कत है करने में, लोगों को गरीब रखना सरकार थोड़ी नहीं चाहती है। तो पैसा छाप, जो अपने यहाँ कंट्रोल में है, मशीन अपनी ही है, तो छाप के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम क्यों नहीं चला देते, सबके घर में टीवी, सबके घर में रास्ता, रोड, नेटवर्क, पूरा इलेक्ट्रिसिटी फैला देते। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर ये करना शुरू कर दिए है ना, तो उसका जवाब मुझे अब जाके मिला कि अब अगर मैं ऐसे ही करना शुरू कर दूं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दूं वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो क्या होगा, डाउनवर्ड टोटल करेंसी कोलैप्स हो जाएगी, फिर लाखों लाख खिलाफ लेके जाएंगे तो बिस्किट मिलेगा, है ना, तो क्योंकि करेंसी कागज जैसी हो जाएगी, उसको वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन में अर्जेंटीना की करेंसी फॉल हो गई, या दुनिया में बहुत सारी करेंसीज हैं जिनकी वैल्यू खत्म हो गई, है ना, वेनेजुला जैसी कंट्रीज का लाइक आप करोड़ों बोरा भर के ले जाते हैं तो चाय पीने को मिलता है ना, तो ये भी एक समस्या है ना। तो आप अगर रुपया छाप करके पंप करना शुरू कर दें मार्केट में, तो करेंसी अपनी वैल्यू खो देगी। तो ये भी एक डाउनवर्ड टेंडेंसी है करेंसी को फॉल करने की। जो आज हमारे पास करेंसी इतनी ज्यादा है, उस 200 करोड़ रुपए का हिसाब से ही करेंसी अगर छापी गई होती तो डॉलर की पैरिटी में होती। लेकिन सवाल ये था कि अगर उतना ही करेंसी छापते तो क्या इंटरेस्ट रेट बनता, कैसी इकोनॉमी होती, नहीं तो डोमेस्टिक करेंसी होना बहुत जरूरी है। तमाम लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, काम ही नहीं होता, सिस्टम ही नहीं होते, है ना। तो फिर वही करेंसी बढ़ाने के चक्कर में वो इकोनॉमी डुबो बैठते। तो इसलिए जो अभी चल रहा है सिस्टम, ये इसी इकोनॉमी के साथ चलने वाला सिस्टम ही है। समझ रहे हैं, इसीलिए डोमेस्टिक करेंसी अपनी बनाई गई है कि हम कितना भी करेंसी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। और फिर अगर एडजस्ट कर सकें तो फिर फ्लोटिंग मार्केट में भी
एक इस प्रॉब्लम एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर दिया गया इंटरनेशनल मार्केट सिस्टम में कि इनकी करेंसीज इकोनॉमी बाकी सिस्टम के साथ उसको एसोसिएट कर दिया गया। कि अगर डोमेस्टिक करेंसी में आपने इतना कुछ किया, इतनी इकोनॉमी है, इस तरीके से होगी तो ठीक है, ओके, दैट्स ओके, लेकिन हम इसको इस तरह से गवर्न कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, जिससे वो फ्लक्चुएट करती रहे। सो थैंक यू वेरी मच। इतनी सी बात थी, अभी 6 पॉइंट मैंने रेज किए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं एसोसिएटेड हैं हमारी करेंसी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, वेरी थैंक यू।